ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान सागर ग्रंथमाला, ग्रंथ क्रमांक 94, जीवन विकास के सूत्र, लेखिका इंदुमती कादरे जी। पृष्ठ संख्या 93, अध्याय 7, पौरुषपूर्ण प्रौढ़ अवस्था। व्यक्ति जब 35 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो अपने आप को स्थिर अनुभव करने लगता है। उसके व्यवहार में, मनोभाव में ठहराव और गंभीरता आती है। यह ऐसा ही ठहराव है जब नदी का पानी गहरा और नदी का पट चौड़ा हो जाता है। यह स्थिरता, शांति, निश्चितता, निश्चिंतता और गंभीर का ठहराव है। इसके साथ गति का वेग भी कुछ कम होता है। इसी को समझदारी और बड़प्पन कहते हैं। संसार के भोगों का आनंद इतनी गहराई से लेना, संबंधों के मर्म, संबंधों के सुख को इतनी गहराई तक ले जाना कि मन भर जाए, अहंकार कृतकृत्य हो जाए और हृदय तृप्त हो जाए और अस्तित्व की सार्थकता का अनुभव हो जाए, यही प्रौढ़ावस्था में जीवन विकास का केंद्रवर्ती सूत्र है। यदि ऐसा है तो सब कोई प्रौढ़ होना चाहिए। नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना, उसे करना प्रौढ़ का दायित्व है। इन क्षेत्र में भी कृतकृत्यता का अनुभव तब होता है जब हमारी संतानें कुल का गौरव बढ़ाने लायक बनती हैं, दिखाई देती हैं। ये दोनों कार्य करते करते प्रौढ़ व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम की ओर यात्रा करता है। आशा है कि हर गृहस्थ आश्रमी इस ग्रंथ को अपने स्वाध्याय के लिए उपयुक्त समझेगा। पहला, क्या हम प्रौढ़ हैं? 35 वर्ष की युवा और 32 वर्ष की युवती को यदि किसी ने कहा कि अब तुम प्रौढ़ हो रहे हो तो वे तुरंत विद्रोह कर देंगे। अभी हम बिल्कुल तरोताज़ा हैं, बलवान हैं, स्वास्थ्य हैं और पूर्ण युवा हैं। प्रौढ़ होने में बहुत समय है। प्रौढ़ अवस्था अभी दूर है। कितनी दूर है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, ये पता नहीं। ये मानसिक प्रतिरोध है। सामान्यतः कोई प्रौढ़ होना नहीं चाहता, हमेशा युवा ही बना रहना चाहता है। मानसिक रूप से वह अपने आप को युवा मानता है, युवा दिखाई देने का प्रयास करता ही है। परंतु प्रौढ़ होना तो अच्छी बात है। प्रौढ़ का अर्थ अनुभवी, प्रौढ़ का अर्थ है समझदार, प्रौढ़ का अर्थ है विवेकशील, प्रौढ़ का अर्थ है गहरे पानी जैसा शांत और धीर प्रवाह जैसे विचार वाला। ऐसा होना तो शोभा है। युवावस्था को हम उपभोग, आनंद, प्रमोद और सर्व सुखों के अनुभव के साथ जोड़ते हैं। सर्व सुखों को इंद्रियों एवं मन से प्राप्त अनुभव के साथ जोड़ते हैं। उस सुख का मोह, आसक्ति, लगाव इतना अधिक होता है कि युवा अवस्था नहीं रहती तो यह सुख कम हो जाएगा। इस विचार से हम भयभीत हो जाते हैं और प्रौढ़ अवस्था को नकारते हैं। ये भय काल्पनिक है। ऐसा कोई कितना भी कहे तो मानने को मन नहीं करता। प्रौढ़ अवस्था के सुख का अनुभव नहीं हुआ तो इसलिए भी हम उसे नकारते हैं, परंतु वह तो आने वाली है नहीं, आ ही गई। बुद्धिमानी इसी में है कि हम उसका बुद्धिपूर्वक, हृदयपूर्वक स्वागत करें। दूसरा, हम कहाँ हैं? हमारे जीवन के 35 वर्ष पूर्ण किए, बाल अवस्था के खेल, किशोर अवस्था के प्रश्न, तरुण अवस्था का स्वैर विहार, युवा अवस्था में विवाह पूर्व की संयम पूर्ण, परिश्रम पूर्ण जीवनचर्या और युवा गृहस्थ आश्रम का भरपूर आनंद लूटकर अब हम आज प्रौढ़ अवस्था में पहुँचे हैं। गृहस्थ आश्रम में दायित्व नया नया था। दायित्व से भी अधिक उपभोग का आनंद था, नवीनता का आनंद था। कुटुंब नामक संस्था का केंद्र बिंदु बनने का नया अनुभव था। केंद्र बिंदु होने पर भी चारों ओर से बड़ों का रक्षा कवच था। अब धीरे धीरे हमें स्वयं रक्षा कवच बनने का भी दायित्व प्राप्त हो रहा है। हमारे मानस को अब इसके अनुकूल बनना है। हम बड़े हैं, अब बड़े हो रहे हैं, हमारी संतानें बड़ी हो रही हैं, हमारे माता पिता बड़े हो रहे हैं, हमारे कुटुंब का विस्तार हो रहा है, गतिविधियां बढ़ रही हैं, दायित्व गंभीर बन रहे हैं। हमें माता पिता तथा संतानों के प्रति जो दायित्व हैं उसके लायक बनना है। इसके अनुकूल हमारा मानस बनना है। अभी भी हम गृहस्थी हैं। गृहस्थ जीवन के उपभोग का अधिकार तो है ही, परंतु उसका स्वरूप परिवर्तित होगा, दायित्व का स्वरूप परिवर्तित होगा। उपभोग और दायित्व के प्रति देखरेख की दृष्टि भी विकसित होगी। हम 2 अवस्थाओं की ऐसी संधि पर खड़े हैं जहाँ हमारे पुरुषार्थ और पराक्रम हेतु पूर्ण अवसर है। अनेक आह्वान हैं जो हमारे सर्व सामर्थ्य के प्रदर्शित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे मन, बुद्धि और हृदय को उसके लिए सिद्ध करना है। तीसरा, तृप्ति की ओर ले जाने वाला उपभोग। गृहस्थ आश्रम में उपभोग का पूर्ण अधिकार है और उपभोग का भरपूर आनंद लेना, परंतु इस उपभोग की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। उपभोक्ता में रसिकता होनी चाहिए, छिछलापन नहीं।
उपभोग में विपुलता, विविधता, नवीनता होनी चाहिए, परंतु सस्तापन और हल्कापन नहीं। उपभोग में अभिजात्य विकसित होना चाहिए, सुंदरता, रसिकता, अभिजात्य और शिष्टता का मेल बातचीत, खान पान, वेशभूषा, श्रृंगार और मनोरंजन में दिखाई देना चाहिए। 20 वर्ष की युवती और युवक के साथ स्पर्धा या बराबरी नहीं होनी चाहिए। उनसे एक पीढ़ी आगे होने के बाद भी अधिक सुंदर, अधिक रसिक और अधिक शिष्ट तथा अभिजात दिखाई देना चाहिए। कामनाओं का उपभोग के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता। ऐसी अनुभवी लोगों का कथन है, जब तक कामनाएं शांत नहीं होती तब तक उसके परे जो विकास है वह हो नहीं पाता। इसलिए दुविधा में से मार्ग निकालने की युक्ति करनी होगी, यही बड़ी चुनौती है। इसके लिए जागरूक रहकर मन को तृप्ति की ओर ले जाना चाहिए। इसलिए एक युक्ति है पूर्ण मनोयोग से उपभोग के समय भरपूर उपभोग लेना, सभी इंद्रियों को पूर्ण सुख का अनुभव देना, भरपूर सुख का अनुभव देना, इतना गहरा सुख का अनुभव लेना कि इंद्रियां तृप्त हो जाएं। और इसका परिणाम यह हो सकता है कि जब छोड़ने का विचार मन में आए तब ना तो अधूरापन रहे और ना असंतोष रहे। चौथा, भोग और त्याग से भोग, भोग का त्याग और त्याग से भोग। उपभोग का सुख प्राप्त करना इंद्रियों का अधिकार है, मैं उन्हें पूर्ण अधिकार दूंगा, मैं उन्हें पूर्ण सुख दूंगा, परंतु इंद्रियों से परे जो सुख है वह प्राप्त करना बुद्धि का अधिकार है, हृदय का अधिकार है, मेरा अधिकार है। यह सुख प्राप्त हो इसलिए इंद्रियों के सुख का त्याग करना, इंद्रियों को विशेष रूप से मन को समझाना और उसे वश में करना भी मेरा अधिकार है। मन को तृप्त कर समझाकर वश करने का सामर्थ्य मुझ में है। जीवन के इस पड़ाव पर यह सामर्थ्य मैं प्राप्त करूंगा, इसका अभ्यास करूंगा। अतः भोग के साथ साथ त्याग का भी अनुभव लेते रहने का अभ्यास करना चाहिए। अभी भोग का सर्वथा त्याग का नहीं करना है, परंतु त्याग से सामर्थ्य को बढ़ाना है, इंद्रियों को उपभोग के लिए भी समर्थ बनाना है और तृप्त होने की स्थिति में भी लाना है। हमारा अनुभव है कि क्षणिक तृप्ति तो होती है, परंतु क्षणिक तृप्ति और तीव्रता से भोग मांगेगी। तृप्ति स्थायी हो, चिरकाल की हो, तो इसके लिए ही अभ्यास करना है। इसके लिए हमारे पास समय भी कम नहीं है। 15 वर्ष हैं, युवा अवस्था के उपभोग का अनुभव भी केवल इस बात की ओर ध्यान देना है, इसकी उपेक्षा नहीं करना है। आगे चलकर हमें जो और महत्वपूर्ण काम करने हैं उनकी यह पूर्व तैयारी है। यह हमारी अपनी आंतरिक शिक्षा है जो निरंतर प्रायोगिक रूप में चल रही है। 5वां, सर्वाधिक सक्रिय तबका। जीवन ये सर्वाधिक सक्रिय काल है, अनेक प्रकार के दायित्वों को निभाना है। संतानें बड़ी हो रही हैं, उनकी शिक्षा, संस्कार, संगोपन और कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वयं उनके लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए नई पीढ़ी का निर्माण करना नितांत हमारे ही दायित्व में आया है। दूसरी ओर माता पिता की वृद्धा अवस्था है, उनसे मार्गदर्शन भी लेना है और उनकी सेवा भी करनी है। तीसरा और समाज और अपना व्यवसाय भी है, तो चौथी और अपना स्वयं का विकास भी है। इसका प्रकार चतुर्दिक व्यस्तता है। इस प्रकार चतुर्दिक व्यस्तता इतनी सक्रियता के लिए इतने अधिक और विविध प्रकार के दायित्वों को निभाने के लिए सामर्थ्य भी अधिक चाहिए, और ये सामर्थ्य शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक 3 प्रकार का है। साथ ही व्यावहारिक कुशलता और दक्षता भी चाहिए। ये सब करना ही में ही तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। शरीर में बल चाहिए, विभिन्न कामों को करने की कुशलता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मन का संतुलन चाहिए और बुद्धि की स्थिरता चाहिए। ये सब घने ट्रैफिक में बिना दुर्घटनाग्रस्त हुए पीछे बालक को बिठाकर दुपहिया वाहन चलाने जैसा कठिन कार्य होता है। इन सब कामों को आनंद से करते करते, समस्त परिवारों को साथ लेकर करते करते, बड़ों से सीखते हुए, छोटों को सिखाते हुए यह अवस्था गुजरती है। धन, यश, प्रतिष्ठा, गुण, संपन्नता, उपभोग, सर्वदृष्टि से समृद्धि का यह कालखंड है। यह जीवन का सुवर्ण काल है, पराक्रम करने का काल है। 6, नई पीढ़ी का निर्माण। गृह स्वामी और गृह स्वामिनी का एक दायित्व माता पिता के रूप में संतानों को जन्म तो हमारी युवावस्था में हुआ था, उस समय उनका लालन पालन कर रहे थे। अब वे बड़े हुए, अब उनके चरित्र का गठन करना, उन्हें सद्गुण और सदाचार सिखाना है, उन्हें घर के और बाहर के काम सिखाने, उन्हें अतिथि सत्कार और बड़ों की सेवा करना सिखाना है, उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना और उनकी दिनचर्या और जीवनचर्या को व्यवस्थित करना सिखाना है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें स्त्री तत्व और पुरुष तत्वों के गुणों का विकास हो, यह भी देखना है। वे उत्तम पति पत्नी बने, उत्तम गृहस्थ और उत्तम गृहिणी बने, उत्तम माता और पिता बने, इस दृष्टि से भी उनकी शिक्षा का नियोजन करना है। किशोर आयु की संतानों को किसी भी बात का साधक बाधक विचार करना सिखाना है। धीरे धीरे विचारपूर्वक निर्णय करने की स्थिति में वे पहुँचे
इस प्रकार का उनको मार्गदर्शन करना है। जब संतानें और बड़ी होती हैं, तरुण और युवा अवस्था में पदार्पण करती हैं, तब उनके साथ संवाद बनाए रखना, पीढ़ी का अंतर बनने की समस्या नहीं होने देना, उन्हें गृहस्थ आश्रम की पूर्व तैयारी रूपी सारी बातें सिखाना, अर्थार्जन और समाजी व्यवहार की सम्यक दृष्टि देना, वे देश और दुनिया की सारी बातें जाने और उन पर विचार पूर्वक चर्चा करें, इसलिए प्रेरित करना, अर्थार्जन की दिशा देना और कुशलता निर्माण करना, पुत्री के लिए योग्य वर और पुत्र के लिए योग्य वधू खोजना आदि उनके महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाने की ये आयु है। हमारे सब प्रकार के सामर्थ्य की ये परीक्षा है। सातवां, वृद्धोपसेवन, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। घर में माता पिता बड़े हैं, हमारी संतानों में के समक्ष हम भी बड़े हैं, हमें अपने बड़ों का सम्मान कर अपनी संतानों को भी उनका सम्मान करना सिखाना है। हमारे माता पिता हमारी संतान को हमारा सम्मान करना सिखाएंगे। सम्मान कैसे किया जाता है? उनकी आज्ञा पालन कर, उनकी सेवा कर, अपने व्यवहार और घर की व्यवस्थाओं को उनके अनुकूल बनाकर, उनकी आवश्यकताओं और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर हम उनका सम्मान करते हैं। माता पिता हमसे अधिक अनुभवी, अधिक कर्तव्य संपन्न और अधिक व्यवहार दक्ष रहे हैं, उनके साथ वैचारिक और व्यावहारिक सुसंवाद बना रहना अत्यंत आवश्यक है। दो पीढ़ियों के अंतर की समस्या निर्माण नहीं होने देना यह दोनों पक्षों का दायित्व है। बड़ों के से कुल रीति, कुल परंपरा, धर्मचारण, सामाजिक दायित्व, पारिवारिक दायित्व, व्यवसाय के कौशल, गृह संचालन और आदि बातों के मार्गदर्शन प्राप्त करना, उनके अनुभवों से लाभान्वित होना महत्वपूर्ण है। हमारा सुख देखकर वे सुखी हों, हमारा यश देखकर वे आनंदित हों और हमारी उपलब्धियों को देखकर वे गर्व का अनुभव करें। वे सदा हम पर प्रसन्न रहें, यही वृद्धोपसेवन है। वृद्धावस्था में जो जीवन विकास होता है उसमें हमारे वृद्धोपसेवन का भी योगदान रहता है। वृद्धों की चर्या का अवलोकन करना और सिखाना ये लाभकारी होता है। आठवां, एकात्म दाम्पत्य, कुटुंब का केंद्र, कुटुंब की धुरी गृह स्वामी और गृह स्वामिनी होते हैं। वे पति पत्नी होते हैं। पति और पत्नी दो नहीं होते, एक ही होते हैं। उनके संबंधों को एकात्म संबंध कहते हैं। ये शारीरिक से आत्मिक तक सर्व स्तरों पर एकात्म होता है। 4-5 वर्षों के पुत्र वधू, वृद्ध माता पिता, भाई बहन, घर के नौकर चाकर, मित्र स्वजन, बंधु बांधव, पड़ोसी भी जान जाते हैं कि गृह स्वामी और गृह स्वामिनी एक और एकात्म है कि नहीं और घर किसकी चलती है। पति पत्नी की रुचि, क्षमता, शिक्षा, बुद्धि कम अधिक होना एकात्म के आड़े नहीं आता। दोनों का जीवन व्रत एक होना और पत्नी को सह धर्मचारिणी होना एकात्म के लिए आवश्यक है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं और एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वे एक दूसरे के लिए होते हैं। वे तो एक दूसरे के बिना अपूर्ण होते हैं, दोनों मिलकर ही एक पूर्ण बनते हैं। कुटुंब के लिए वे लक्ष्मी नारायण होते हैं, समाज के लिए वे आदि माता और पिता भवानी शंकर होते हैं। दोनों एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, एक दूसरे की सहमति से निर्णय करते हैं, परंतु परस्पर विश्वास इतना दृढ़ होता है कि बिना पूछे निर्णय कर भी लिया तो दूसरे को अपमान नहीं लगता। उनके संबंध हर कसौटी पर खरे उतरने वाले होते हैं। छोटे इसी एकात्मता को ग्रहण करते हैं। 9वां, गृह स्वामी, कुटुंब की एक संस्था की तरह काम करता है। उसमें गृह स्वामी का एक पद होता है। कुटुंब का सारा दायित्व गृह स्वामी का होता है और निर्णय लेने का सर्वाधिकार गृह स्वामी का होता है। पिता जब अपने गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं तब अपना गृह स्वामी का अधिकार पुत्र को हस्तांतरित करते हैं और घर में अन्य आयु में, अनुभव में, ज्ञान में बड़े अन्य लोग भी हो तो भी अधिकतर तो गृह स्वामी का ही होता है। यह एक व्यवस्था है। घर में सब कुछ ठीक चलने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है, परंतु कुटुंब भावना के अनुसार यह व्यवस्था चलती है। शिष्टता, विनय, स्नेह, आदर, सम्मान आदि का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अतः जिसका अधिकार है वह सुविधाओं की, भोग की, आनंद प्रमोद की बात आती है तो शेष सभी लोगों का विचार पहले करता है और गृह स्वामी अपना विचार अंत में करता है। सबसे पहले अधिकार माता पिता का, अन्य वृद्धों का, बाद में बच्चों का, अन्य छोटों का, बाद में नौकर चाकर का, परिजनों का और पालतू प्राणियों का और अंत में गृह स्वामी का क्रम आता है। विपत्ति सहने की बात होती है तब यह क्रम ठीक विपरीत होता है। घर में सबका पालन पोषण करना, सबको सुखी और संतुष्ट रखना, घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ स्नेह संबंध
बना रहे, यह देखना, दोषों को दूर करने हेतु कड़ाई करना और स्वखलनों और दोषों पर शासन करना, घर के संस्कारों और रीति तथा मर्यादाओं की रक्षा करना तथा करवाना गृह स्वामी का दायित्व है। 10वां, गृह स्वामिनी। गृह स्वामिनी गृह स्वामी की अर्धांगिनी है। वह कुटुंब के अन्य सदस्यों की तरह गृह स्वामी के अधीन नहीं, बराबरी की है। कोई भी सांस्कृतिक कार्य अकेले गृह स्वामी या अकेली गृह स्वामिनी नहीं कर सकती, दोनों को मिलकर ही करना होता है। भवन को गृह नहीं कहते, गृहिणी को गृह कहते हैं, ऐसा स्वास्थ्य स्मृति वचन है। अर्थात घर का घरपान गृह स्वामिनी के कारण होता है। पति, पुत्र, भाई, पिता, घर के सर्व प्रकार के पुरुषों को सच्चरित्र से हृदय उदार और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली गृह स्वामिनी ही होती है। गृह स्वामिनी गृह लक्ष्मी तो है ही, साथ में अन्नपूर्णा भी है। वह केवल भोजन बनाती ही नहीं, खिलाती भी है और खिलाने के माध्यम से खाने वालों को संस्कारित करती है। गृह स्वामिनी संपूर्ण घर के व्यवहार का संचालन करती है, परंतु वह सबसे पीछे रहती है, सबसे अनुकूलन बनाती है, सबसे विनम्रता से व्यवहार करती है और वह सबके लिए भोजन बनाती है, परंतु स्वयं सबके पश्चात ही भोजन करती है। वह समाज्ञी है, परंतु सबके लिए जीती है। यह बात उसे बड़ा बनाती है। भारतीय समाज व्यवस्था में कुटुंब का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुटुंब धर्म और संस्कृति की रक्षा का केंद्र है। ऐसे घर को चलाने वाली गृह स्वामिनी अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से गृह स्वामिनी पद अत्यंत श्रेष्ठ है। इस अवस्था में इस श्रेष्ठता की अनुभूति करनी चाहिए। 11वां, धर्म और संस्कृति का केंद्र। भारतीय समाज जीवन का अधिष्ठान धर्म है। संस्कृति धर्म की प्रणाली है। समाज व्यवस्था की मूल इकाई कुटुंब है। अतः कुटुंब धर्म और संस्कृति की रक्षा का केंद्र है। घर परंपरा की रक्षा का केंद्र है। इन दोनों कार्यों का मुख्य दायित्व प्रौढ़ आयु के पति पत्नी का है। घर के सदस्यों के संस्कारिकता पूर्ण व्यवहार का, नीति और सदाचार का नियमन करना गृह स्वामी और गृह स्वामिनी का दायित्व है। सत्य, प्रामाणिकता, भलाई के व्यवहार का नियोजन उन्हें करना है। सज्जनता के व्यवहार का दायित्व भी उनका ही है। गृहस्थ आश्रम में 3 बातों का अत्यंत महत्व है। ये बातें हैं यज्ञ, दान और तप। समष्टि और सृष्टि के लिए अपना कुछ त्याग करना यज्ञ है, अपनों में से अन्यों को कुछ देना दान है और अन्य लोगों के कल्याण हेतु स्वयं की चित्त शुद्धि के लिए कष्ट सहना तप है। स्वयं का ऐसा व्यवहार होना और घर के छोटों को यह व्यवहार सिखाना, यह बहुत बड़ा दायित्व है। घर में व्रत, पूजा, यज्ञ, उत्सव, पर्व, त्योहार आदि का आयोजन शास्त्र शुद्ध पद्धति से और मनोयोग पूर्वक होना अत्यंत आवश्यक है। यांत्रिक और बेड़ब पद्धति से करना निरर्थक है और अनर्थक होता है। इस बात को शिक्षित माता पिता को भी सिखाना होता है और वृद्धों से यह सीखा जाता है। वैसे सीखने का प्रारंभ युवा अवस्था में होता है, परंतु अब वह परिष्कृत और परिपक्व होता है। 12वां, तरुण संतानों का दायित्व बोध सिखाना। संतान जब 16 वर्ष की होती है तब उनके साथ माता पिता को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा संगोपन शास्त्र का मार्गदर्शन है। मित्र जैसा व्यवहार करने पर भी महत्वपूर्ण बातों की शिक्षा तो देनी ही है। ये शिक्षा है दायित्व बोध की। स्वयं के जीवन के नियोजन कर सकें, जीवन के लक्ष्य का निर्धारण कर सकें, स्वयं की क्षमताओं और योग्यताओं को पहचान सकें। इस प्रकार के संतानों के साथ वार्तालाप करना चाहिए और सुझाव देकर सहायता करनी चाहिए। घर की अनेक बातों के निर्णय प्रक्रिया में उन्हें सहभागी बनाना चाहिए। किसी भी विषय का साधक बाधक विचार करना और उचित निर्णय पर आना बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस बात का अनुभव उन्हें होना चाहिए। कठोर परिश्रम करने की क्षमता और मानस निर्माण होना चाहिए। साथ ही साहित्य, संगीत तथा कलाओं की समझ और रुचि भी विकसित होनी चाहिए। कुटुंब से सगे संबंधी, स्नेही स्वजन, पड़ोसी, मित्र, परिवार आदि के साथ संबंध विकसित होने चाहिए। साथ ही बुद्धि पूर्वक और कुशलता पूर्वक व्यवहार भी करना आना चाहिए। साहस, शौर्य, पराक्रम, निष्ठा आदि गुणों का तथा देशभक्ति, राष्ट्रीयता, राष्ट्र का गौरव और सम्मान आदि बातों की जानकारी और उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, ऐसा बोध होना चाहिए। जिस प्रकार हमें हमारे लिए वृद्धोपसेवन और महत्वपूर्ण विषय हैं, उसी प्रकार उनके लिए भी हैं। अपने उदाहरण से उन्हें सिखाने की उत्तम पद्धति है। 13वां, युवा संतानों के प्रति प्रौढ़ माता पिता का दायित्व। 18 वर्ष से विवाह होने तक की आयु विशेष ध्यान देने योग्य है। एक और तो संतानें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करती हैं। आकर्षण का बहुत बड़ा जगत उनके बिहार के लिए खुला है।
मन उसका आनंद लेने के लिए उत्सुक है तो दूसरी और भावी गृहस्थ आश्रम की तैयारी भी करनी है। दोनों बातों में माता पिता को सावधानी पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है। इस आयु में अपने जीवन साथी के बारे में स्पष्टता होनी आवश्यक है। उसके बारे में कितनी आयामों में विचार करना होता है ये उनकी समझ में आना चाहिए। अच्छे वर और अच्छी वधू बनने के लिए स्वयं क्या करना होगा, इनकी समझ में भी उन्हें माता पिता से प्राप्त होनी चाहिए। इसकी समझ भी उन्हें माता पिता से प्राप्त होनी चाहिए। सम्यक स्वरूप में काम शिक्षा आज दुर्लक्षित परंतु वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। माता पिता को स्वयं इसकी शिक्षा नहीं देनी चाहिए अपितु सुयोग्य माध्यम से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अपने घर, कुल, प्रतिष्ठा, रीति, सिद्धांत, क्षमता आदि के अनुरूप अर्थार्जन हेतु क्या करना है इसका निश्चय करने में भी माता पिता का निर्णायक मार्गदर्शन चाहिए। पुत्री के लिए वर और पुत्र के लिए वधू चयन करने का भी बहुत ही बड़ा दायित्व माता पिता का है। वर और वधू के चयन के शास्त्र और अपने घर के परंपरा का ज्ञान इसके लिए आवश्यक है। 14वां अर्थार्जन और शुभलक्ष्मी। गृहस्थ का धर्म है अर्थार्जन करना। किसी को भी निर्धन या दरिद्र नहीं रहना चाहिए अतः कुशलता पूर्वक अर्थार्जन करना चाहिए। ये कार्य बिना आलस के परिश्रम पूर्वक दक्षता पूर्वक अर्थार्जन करना चाहिए। कार्य बिना आलस के परिश्रम पूर्वक दक्षता पूर्वक और प्रामाणिकता से करना चाहिए, परंतु यह एक काम है, इसमें मानसिकता से नहीं करना चाहिए। जीवन व्यवहार के अन्य कार्यों के साथ इसका सामंजस्य बिठाना चाहिए। मुख्य बात यह है कि ऐसा सामंजस्य बिठाने के बाद जितना अर्थार्जन होता है उसके अनुसार अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को ढालना चाहिए, नहीं कि इच्छा की और आवश्यकता बढ़ाओ और अधिक अर्थार्जन के लिए अधिक समय और परिश्रम करो। अधिकतम अर्थार्जन के मोह में व्यवसायी लोग अधिक समय तक व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करने वाले व्यापार फैलाने का काम करते हैं और नौकरी करने वाले पति पत्नी दोनों नौकरी करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सामाजिक संबंध, बच्चों का संगोपन, धर्म और संस्कृति के कार्य नहीं हो सकते। ये बहुत ही बड़ा घाटा है। अर्थार्जन के अनुकूल जीवन शैली अपनापन ही बुद्धिमान व्यक्ति की रीति है। जीवन का आनंद केवल अर्थ में नहीं है, अर्थ चाहिए, अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए, परंतु अर्थ का प्रभाव ऐसा ना हो कि हम बाकी सारी बातें भूल जाएं। अपनी अर्थ विषयक मानसिकता को ठीक कर नई पीढ़ी की मानसिकता भी ठीक रखना ये माता पिता का दायित्व है। 15 जीवन मूल्यों को कुटुंब में स्थापित करने की आयु। मनुष्य केवल कामनाओं की पूर्ति और अर्थ के अर्जन हेतु ही नहीं जीता, धर्म और संस्कृति के मूल्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, लोक ऋण भी चुकाने होते हैं। यह सब कार्य केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरे कुटुंब का होता है। अपने जीवन के बारे में भी अकेले से संबंधित होकर विचार नहीं किया जा सकता। पूरे कुटुंब को एक इकाई मानकर ही विचार किया जा सकता है। पूरे कुटुंब को इकाई मानकर मूल्यों को स्थापित करने का दायित्व माता पिता का है। पूरे कुटुंब को इकाई मानकर मूल्यों को स्थापित करने का दायित्व माता पिता का है। पूरे कुटुंब को मूल्य बोध हो ऐसा वातावरण घर में बनाना चाहिए। अनौपचारिक वार्तालाप से देश दुनिया की घटनाओं की चर्चा में, महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा में ये झलकना चाहिए। मूल्यों के प्रति आग्रह पूर्ण मानस बनाना चाहिए, जैसे कि चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाना, वस्तुओं को ठीक से रख रखाव करना, अपव्यय नहीं करना, नौकरी या व्यवसाय में अनीति नहीं करना, किसी का द्रोह नहीं करना, वचन पालन करना और आदि सैकड़ों छोटी बड़ी बातें हैं जिनमें मूल्य निष्ठता झलकती है। पूर्ण कुटुंब के विचार, भावनाओं एवं व्यवहारों का इस संदर्भ में कुशलता पूर्वक नियमन करना चाहिए। पवित्रता, पाप पुण्य, नीति अनीति, धर्म संस्कृति आदि के बारे में युवा पीढ़ी में अनेक प्रकार के संभ्रम होते हैं। इन्हें दूर कर सही धारणाएं स्थापित करने का कार्य प्रौढ़ माता पिता ही कर सकते हैं। 16वां नई पीढ़ी का अर्थार्जन का संकट। यह बात विशेष रूप से 21वीं शताब्दी के तृतीय दशक के संदर्भ की है। आज जो प्रौढ़ माता पिता हैं और जिनके बच्चे 10-12 वर्ष की आयु के हैं, उनके लिए 25 वर्ष की आयु में अर्थार्जन का संकट आने वाला है। इस संकट का सामना कर उस पर मात करने के लिए अभी भी विचारपूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा के आधार पर तथा वर्तमान अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप नौकरी या मजदूरी भी नहीं मिलेगी, बौद्धिक व्यवसाय भी सहज उपलब्ध नहीं होंगे, क्षमताओं का ह्रास तो हो ही रहा है, अनिश्चितता भी बढ़ेगी। माता पिता को जागरूक होकर अपनी बाल, किशोर, तरुण
आयु की संतानों को शिक्षा क्रम परिवर्तित करना चाहिए, अर्थकरी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अपना व्यवसाय करते हैं उन्हें अपनी संतानों को अभी व्यवसाय में जोड़कर व्यवसाय सिखाना चाहिए और उसका अर्थार्जन सुरक्षित करना चाहिए। पुत्रियों को कुशल गृहिणी और व्यवसाय के प्रति अनुकूल मानसिकता से युक्त बनाना चाहिए। अर्थार्जन और अर्थ विनियोग के बारे में, जीवन मान और स्वस्थ सुसंस्कृत जीवन के बारे में उचित शिक्षा देनी चाहिए। ये सब कार्य अत्यंत कठिन है, इसलिए धैर्यपूर्वक करना चाहिए। समूहों में इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। विगत 3-4 पीढ़ियों से अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, तो कुटुंब को और व्यक्तियों को विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ेगा, अतः विचारशील बने। 17वां, 2 पीढ़ियों के साथ रहने का विचार। कम से कम विगत 3 पीढ़ियों से पिता पुत्र की 2 पीढ़ियों और अनेक कारणों के साथ नहीं रहती। पढ़ाई के निमित्त से युवा पीढ़ी विवाह से पूर्व ही माता पिता से अलग रहती है। पढ़ाई के बाद नौकरी व्यवसाय के निमित्त से नगरों, महानगरों या विदेशों में जाने का प्रचलन बढ़ा है। अब ये साथ रहना अनिवार्य भी नहीं लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संकट है। इस दृष्टि से प्रौढ़ माता पिता को अपनी सोच ठीक करने की आज आवश्यकता है। शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के लिए होने वाला व्यय और लगाए जाने वाला समय, उस शिक्षा की आवश्यकता और जीवन विकास का अर्थार्जन के संदर्भ में उसकी सार्थकता आदि सभी विषयों को ठीक से विचार करने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को अपने पैरों पर प्रतिष्ठित नहीं करना और उनको भाग्य भरोसे छोड़कर देना ये ठीक नहीं है। अतः हमारा और संतानों को का साथ साथ रहने का मानस बनाना आवश्यक है। कौटुंबिक संबंध, कर्तव्य, एक दूसरे का विचार, साथ रहना और साथ जीने की कला और कुशलता, विपत्ति में साथ रहने की वृत्ति आदि बातों का पर सबका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इस दृष्टि से कुटुंब में होने वाली शिक्षा का विचार होना चाहिए। कुटुंब को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र मानना चाहिए। हर समय में इसका प्रमुख दायित्व प्रौढ़ माता पिता का ही रहा है। आज के संदर्भ में तो वह और भी बढ़ गया है। 18वां, समाज को सांस्कृतिक संकट में उबारें। हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में हमारे देश पर राजकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुलामी थोपी गई थी। हम स्वाधीन तो हुए परंतु हमारा मानस गुलामी का ही बना रहा। आज भी हम भाषा, भूषा, भजन, भवन, भेषज जैसी बातों में यूरोप से प्रभावित होकर ही व्यवहार कर रहे हैं। इससे समाज को मुक्त करने हेतु प्रयास अब धीरे धीरे हो रहे हैं। इन प्रयासों को यशस्वी बनाने का मुख्य केंद्र कुटुंब है। अतः गृह स्वामी और गृह स्वामिनी को इस दिशा में विचार करना होगा। कुटुंब के मानस, व्यवहार और व्यवस्था में परिवर्तन कर समाज की सांस्कृतिक मुक्ति के लिए अपना योगदान देना होगा। भारतीय भोजन प्रिय लगे, भोजन विषयक संस्कार बने, भारतीय वेशभूषा सुंदर और सुविधापूर्ण लगने लगे, गौ माता और धरती माता के प्रति विवेकपूर्ण पूज्य भाव बने, घर की व्यवस्थाओं और साज सज्जा भारतीय बने, मातृभाषा अपनी लगने लगे, भारतीय ज्ञान संपदा के प्रति सम्मान और गौरव बढ़े, औषध, अनुपान, पथ्य और आहार भारतीय बने और देश हमारे भारत माता लगने लगे तथा भारतीय होने में गौरव की अनुभूति हो। यही सांस्कृतिक दासता से मुक्त होने का तात्पर्य है। कुटुंब में इन सब की प्रतिष्ठा हो, इसके लिए जो भी करना है उसके लिए प्रेरक और सूत्र संचालक प्रौढ़ माता पिता ही हैं। यह उनकी सबसे बड़ी समाज सेवा है। 19वां, राष्ट्रीय बुद्धि की साधना। युवा की कार्य शक्ति है, राष्ट्र का प्राण है। युवा कार्य की शक्ति है, राष्ट्र का प्राण है। प्रौढ़ राष्ट्र की बुद्धि है और वृद्ध राष्ट्र की आत्मा है। अतः प्रौढ़ को विवेकशील होना चाहिए। आवेशों, उत्तेजनों, कामनाओं से मुक्त होने की साधना करनी चाहिए। बाह्य आकर्षणों, दबावों, प्रभावों से मुक्त होने की साधना करनी चाहिए। आसक्ति रहित होकर स्थितियों और घटनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। इस दृष्टि से परंपराओं को परिष्कृत करना आवश्यक हो जाता है। युगानुकूल परिवर्तन अपनाना वृद्धों की सहमति से होना चाहिए। नया भी कुछ कर सकते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता, धर्म और धार्मिकता, आध्यात्म, संप्रदाय, संस्कार आदि बातों में आज मामले बहुत उलझ गए हैं। सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। वास्तव में राष्ट्रीयता ही भारतीयता की सही पहचान है। हम इस स्थिति में माता पिता इस विषय का अध्ययन करें, समझ प्राप्त करें, घर में इसे रूढ़ करें और संतानों को इसकी शिक्षा दें। यह आवश्यक है। इस दृष्टि से समाज में यदि कोई व्यवस्था बनी है तो इसका लाभ उठाएं, नहीं बनी तो बनाने का प्रयास करें। पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए होंगे तभी भारत में जन्म मिला है, इसलिए हमें भारतीय होने का गर्व है। इसकी अनुभूति करें। विश्व हमें हिंदू प्रजा के नाम से जानता रहा है। इस हिंदुत्व को जगाना है और हमारा कुटुंब हिंदू कुटुंब बने, ऐसा प्रयास
करना चाहिए। आज हिंदू तत्व शब्द विवादों में फंस गया है, उससे भी उसे मुक्त करने में हमारा योगदान हो। 20वां, धन्यो ग्रस्त आश्रमः सनानंद सदनन सुतास्य च सुधिया कांता मधुर भाषिणी। घर का वातावरण आनंदमय हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम हमारे पुरुषार्थ से बनता है। ऐसा गृहस्थ आश्रम समाज को सुखी और आनंदित बनाता है। ऐसा गृहस्थ आश्रम बने, इससे ही हमारा सारा पुरुषार्थ लगता है। तो फिर व्यक्ति के नाते हमें अपने लिए समय कहाँ है। वास्तव में इस आयु में व्यक्ति है ही नहीं, वह गृह स्वामी और गृह स्वामिनी है। वह वृद्ध माता पिता का पुत्र और पुत्र वधू है। वह संतानों का माता पिता है। वह गृहस्थ आश्रम का संचालक है। वह अत्यंत व्यस्त व्यक्ति है, उसे बहुत कुछ करना है। ऐसे सफल गृहस्थ आश्रम के पश्चात अब उसे अपने आप को वानप्रस्थ आश्रम के लिए सिद्ध कर लिया है, पात्र बना लिया है। एक अत्यंत नवीन, रमणीय और भिन्न पड़ाव उसका स्वागत करने के लिए सिद्ध है और तत्पर है। अध्याय 7 पौरुषपूर्ण प्रौढ़ अवस्था समाप्त। इति शुभम।